हमारे यहां नहीं पाया जाता है, कि अम्ल के साथ देता है गहरा गुलाबी, और क्षार के साथ देता है हरा। क्षार के साथ क्या देता है? हरा। एक आता है फिनोप्थिलीन। क्या आता है दोस्त मेरे? फिनोप्थिलीन। ध्यान से समझना, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसको। अम्ल के साथ ये रंगहीन देता है, क्षार के साथ क्या देता है? गुलाबी। इसमें चला बच्चा बड़ा कंफ्यूज करता है, सवाल सही तरीके से बना नहीं पाता है। जल्दी लिख। अरे हो गया। ध्यान से समझना। अम्ल का स्वाद खट्टा, क्षार का स्वाद तीखा। आप पीएच मान 7 से कम, 7 से ज्यादा ABR। लिटमस पत्र किसका बना होता है? लाइकेन का। इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है? गुलाबी। लिटमस पत्र किसका बना होता है? लाइकेन का। इसका ओरिजिनल कलर कैसा होता है? गुलाबी। PDF कहां है तुम्हारा रे? हाँ हाँ, एक मिनट। बैगनी। लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है? लाइकेन का बना होता है। और किसका बना होता है? बैगनी का। एक चीज यहां ध्यान देना, हल्दी और मिथाइल ऑरेंज। हल्दी ऐसे भी कैसा दिखता है? पीला ना। तो हल्दी अम्ल के साथ पीला, क्षार के साथ लाल। इसका ठीक उल्टा होता है मिथाइल ऑरेंज, अम्ल के साथ लाल और क्षार के साथ पीला। उसके बाद गड़हुल की बात करोगे, गहरा गुलाबी हरा। अब फिनोप्थिलीन जो है रंगीन, तो आपको कहेगा बताइए फिनोप्थिलीन किसका सूचक नहीं है? अम्ल का सूचक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके साथ कोई रंग नहीं देता। क्लियर है? अरे बोलो। एक चीज और ध्यान रखना चला, कुछ अम्ल हैं जैसे H2SO4, इसका उपयोग पूछता है, इसको अम्लराज भी कहते हैं, अम्ल का राजा कहते हैं। सीसा संचयक सेल में इसका प्रयोग करते हैं। कहां प्रयोग करते हैं? सीसा संचयक सेल में इसका प्रयोग करते हैं। फिर पूछेगा H2SO4, कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल, ये सब नमी अवशोषक है। नमी अवशोषक है। ये सब नमी क्या है? अवशोषक है। H2SO4, कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल, ये सब नमी यानी डिहाइड्रेट कर देता है, H2O को अवशोषित कर लेता है। हो गया? H2SO4, कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल, इन नमी को अवशोषित करता है। अरे लिखे, अरे लिखे हो? अब देखिए, इसको मिटाएं, नीचे वाला को मिटाएं। अब देखो ध्यान से समझना, सांद्र HCl और सांद्र HNO3, ये जब अभिक्रिया करता है तो 3:1 में होता है। एकरा में 1 है तो कितना हो जाएगा? 3। और जगह में 3 है वो क्या हो जाएगा? 1। अब यहां भी इसको भी चिला अम्लराज कहते हैं। इसको भी क्या कहते हैं? अम्लराज। इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्वारेजिया। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? रुक जा, रुक 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 रुक, हम क्या बताना चाह रहे हैं ध्यान से समझना। H2SO4 को अम्लों का राजा कहते हैं। ये अम्लराज का मतलब यहां हुआ अम्लों का राजा। जैसे चला सबका राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, और किसी का नाम है राजा, दोनों में अंतर नहीं है। ध्यान से समझना, इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज करता है और इसमें और भी कंफ्यूजन है। जैसे हम कहेंगे सबका राजा,
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैडम। आ बीच किसी का नाम है राजा, दोनों में अंतर है ना। ये सभी अमलों का राजा है द्रौपदी मुर्मू मैडम है। आई हमारे बीच एक नाम है जकर नाम है राजा। समझ में आ रहा है? तो ये दोस्त मेरे है ही जो है एकरा में गोल्ड आप प्लेटिनम घुल जाता है। कौन घुल जाता है? इसमें गोल्ड आप प्लेटिनम घुल जाता है, गोल्ड आप प्लेटिनम घुलता है। लेकिन अगर पहला ऑप्शन ए को मारना पड़े तो क्या मारना? गोल्ड। रुक जा, एनसीईआरटी में सवाल है। गोल्ड और प्लेटिनम हम लोग सीधा सीधा याद कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। लेकिन आप याद रखिए गोल्ड और प्लेटिनम में सबसे ज्यादा कठोर कौन है? प्लेटिनम। गोल्ड। सबसे कठोरतम धातु कौन? प्लेटिनम। तो गोल्ड और प्लेटिनम में प्लेटिनम ज्यादा कठोर है, इसलिए गोल्ड और प्लेटिनम दोनों दे दे। ऑप्शन में क्या मारिएगा? घुलने की बात हो रही है, क्या मारिएगा? गोल्ड। और ये दोनों सांद्र है कि तनु है? सांद्र का मतलब मोटा, सांद्र का मतलब मोटा। अजय एक है वो तीन है, जो तीन है वो एक है। और ये भी ध्यान रखिएगा ये अम्लों का राजा है, सभी अम्ल का राजा है और इसका नाम है राजा। बोलो रे, ये वाला टॉपिक चला बड़ा कंफ्यूजन वाला है। देखो एनसीईआरटी में तुमको ये भी सवाल मिलेगा सांद्र वाला, ये भी सवाल मिलेगा और ये भी सवाल मिलेगा, एक साथ तीनों सवाल आपके ये भी मिलेगा। राइट इट डाउन। नष्ट हो जाए। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट। एक बात बताइए, एक लाइन और बात करेंगे हम लोग अम्ल और क्षार के बारे में। अम्ल क्या देता है? H+ की OH-। ये तो पता है ना। ई क्या देगा? एक नोट करके जरूर लिखिएगा। एक बात बताइए, गर्म करने पर, क्या करने पर? एक बात बताओ चला, जो खट्टा, एक मिनट होल्ड ऑन, जो खट्टा लगता है गर्म कर देते हो तो खट्टापन कम होता है कि ज्यादा? कभी गर्म करके खाना कोई खराब हो गया उसको गर्म कर दो तो खट्टापन कम कि ज्यादा? कम ना। इसका मतलब गर्म करने पर अम्लीयता क्या होता है? आए रे, घटता है। अम्लीयता घटेगा तो पीएच मान क्या होगा? एंड पीएच मान क्या होगा? अरे दोस्त कभी गर्म खाना खा के देखना, कम खट्टा लगता है कि ज्यादा? और ठंडा हो जाता है तो ज्यादा। इसका मतलब गर्म करने पर अम्लीयता क्या होता है? घटता है। पीएच मान तब क्या होगा? बढ़ेगा। और एक आता है हाइड्रेंजिया गुल्म, नाम सुने हो? नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया गुल्म के साथ अम्ल नीला रंग देता है। कौन रंग देता है? नीला रंग। क्षार का कोई माई बाप नहीं है। अम्ल यहां लिखना, अम्ल H+ देगा, क्षार OH बनेगा। ये तो ऑलरेडी तुमको पता होगा दोस्त। गर्म करने पर खट्टापन घटता है कि बढ़ता है? तुम गर्म खाना को गर्म करके देखना, देखना अम्लीयता घटेगा। हो गया? ऊपर कर दें। ये हाइड्रेंजिया गुल्म की पंखुड़ियां होती है। अरे हुआ?
कौन सा रंग देगा अम्ल के साथ? नीला। अरे बढ़े। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है? ये लाल लिटमस को नीला करेगा, क्षार बीआरबी ना हो तो बेस जो है लाल को नीला करेगा। सत्य है, कह रहा है नहीं है। ये पानी में हाइड्रोजन आयन देगा, हाइड्रोजन देगा कि हाइड्रोक्साइड देगा? ये पानी में OH माइनस देगा, OH माइनस को हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। आंसर बताइए कि बी। ये मोटी सामग्री को विघटित कर देगा, अम्ल क्षार कोई भी मोटी सामग्री को विघटित कर देगा, फिसलन युक्त साबुन जैसे होते हैं। ये भी सही है। हम जानते हैं कि यदि वर्षा, एक बात बताओ एकदम सिंपल, मान लो कि चीनी पानी का शरबत है, किसका किसका है? तो बताओ इसमें नमक डाल देते हैं, इसमें क्या होगा? चीनीपन घटेगा कि बढ़ेगा? नमकपन, पक्का वाला बात बोलो। और इसमें मान लो यहां पर ये अम्ल कर देते हैं, ही जो डाल रहे हैं ये क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं? क्षार। तो बताओ दोस्त मेरे, अगर यहां अम्ल और यहां क्षार कर देते हैं तो बताओ क्षार डाल रहे हैं तो क्षार अम्लीयता क्या होगा? अम्लीयता, क्षार डाल रहे हैं ना तो इसकी अम्लीयता घटेगी, और क्षार डाल रहे हैं तो क्षारीयता क्या होगी? पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? जो डालेंगे वो बढ़ेगा, आज जो पहले से रहेगा वो क्या हो जाएगा? घट जाए। जल्दी लिखना। अरे हम सेवा में जुड़कर तेरा अहम नष्ट हो जाए। हो गया? जो डालेंगे वो घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा ना, और जो एग्जिस्टिंग होगा वो घटेगा। बता आंसर। हम जानते हैं कि यदि वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम है तो अम्लीय है कि क्षारीय है? अम्लीय वर्षा हो रहा है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब ये भैया अम्लीय वर्षा यानी अम्ल जो है डाल रहे हैं हम किसमें? आकर जब यह अम्लीय वर्षा नदी में बह जाता है, नदी है, नदी है, अरे बोलो, तो कहता है तो क्या होगा? यह थोड़ा क्षारीय हो जाएगा, नदी का जल पीने के लिए अधिक स्वस्थ हो जाएगा, नदी के जल का पीएच मान कम हो जाएगा, नदी के जल में मछलियों की संख्या बढ़ जाएगी। हमको ही बताओ इससे अम्लीयता बढ़ेगा कि घटेगा? अरे अम्लीयता बढ़ेगा। अम्लीयता कब बढ़ेगा? जब पीएच का मान घटेगा। अरे आश्चर्य भरी निगाहों से क्यों देख रहा है? अभी नहीं बताए हैं? जितना कम पीएच उतना ज्यादा अम्लीय है। अम्ल डाल रहे हैं तो अम्लीयता बढ़ेगा, अम्लीयता बढ़ेगा तो पीएच मान घटेगा। व्हाट इज द आंसर? का चला बुझावा है कि ना बुझावा है? बोले तो 10 दिन 10 कक्षा जो भी करेगा उसको चला लाभ होगा। अब डेली रूटीन में अगर आपका 3 4 5 नंबर नहीं बढ़ गया तो जे कह दीजिए कंडीशन सप्लाई। क्या आपको समझ में आया कि रट्टा मारे? समझ में आएगा तभी होगा, क्योंकि इसमें एक भी ऐसा चीजें नहीं है जो आप रट पाइएगा। बाबू एक परखनली में तनु नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बोले तो HNO3 की कुछ मात्रा लेता है, और परखनली HNO3 अम्ल है कि क्षार? अम्ल है तो कैसा होगा? 70 डिग्री सी पर लगभग 10 मिनट तक गर्म करता है। नाइट्रिक अम्ल के पीएच मान पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या होगा? पक्का? ए की बी किसी? डी बी। अगर एक मिनट खट्टा है ना, इसको गर्म कर रहे हैं,
तो गरम करेंगे तो अम्लीयता घटेगा कि बढ़ेगा? हाँ, अम्लीयता क्या होगा? कितने लोग हैं घटेगा? कितने लोग हैं बढ़ेगा? अम्लीयता क्या होगा? अम्लीयता घटेगा। पीएच मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा समझना, तभी करना को ढेर को नहीं करना है। पढ़ें। बता, हल्दी एक प्राकृतिक, हम बोले थे हल्दी के साथ, हल्दी अम्ल के साथ कैसा? अभी तुरंत लिखा है। अम्ल के साथ कैसा? पीला। क्षार के साथ कैसा? लाल ना। आंसर बता। अम्ल के साथ पीला और क्षार के साथ लाल। अम्ल के साथ लाल और क्षार के साथ पीला कौन करेगा? इसका ठीक उल्टा कौन करता है? मिथाइल ऑरेंज। अगला, यदि मृदा के मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाए और इस मिट्टी में हाइड्रेंजिया अम्ल ना है, किधर गया अम्ल? किधर गया अम्ल? यही ना है। हाइड्रेंजिया गुल्म का पंखुड़ी है, तो कैसा रंग देगा? नीला। लिखा दिए हैं पीछे। धातुएं सामान्यतः अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन देता है। सही बात है। देखो, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? लवण और जल। लेकिन अगर अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तब क्या देगा? लवण प्लस हाइड्रोजन। बोलो हाँ। अब पढ़ो, धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन देता है। एकदम सही बात है। अम्ल के साथ धातु अभिक्रिया करेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस देगा। निम्नलिखित में से कौन सी अम्ल धातुओं के में अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? HNO3। अपवाद है। ई जब अभिक्रिया करेगा, HNO3 जब धातु से अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया नहीं करेगा, ये अपवाद है। लिखा। हो गया? अरे हुआ। सर ब्रेकअप हो गया है, बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। बाहर निकलने का तुरंत जरूरत की है? पढ़ल रहो, गांजा ताजा शुरू करो। समझा? कहां तुम निकलने के फेर में हो? देखो, इतना बढ़िया तो चीज है, यादों में खोए रहोगे। 3 चिन्हित परख नली है, ए बी सी। बहुत बढ़िया बात। एगो परख नली ए है, एगो परख नली बी है, एगो परख नली सी है। HCl सांद्र, HCl सांद्र HNO3। एगो में है सांद्र HCl, एगो में HNO3, एगो में HCl प्लस HNO3। बोले रे चला, क्वेश्चन का नौटंकी किया है। एगो में सांद्र HCl, एगो में सांद्र HNO3 एवं तथा सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का मिश्रण। ये कितना अनुपात? कितना? 3:1 में। तो इसका मतलब प्रत्येक के 2 ml लिए गए हैं। सब में कितना कितना ml? अब प्रत्येक परखनली में धातु का एक छोटा टुकड़ा डाला गया। परखनली ए बी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि सी परखनली में धुल गया। तो सी एकरा में धुल गया है, जो सी एकरा में हम डाले हैं वो घुल गया है। तो या तो ये गोल्ड होगा या तो प्लेटिनम होगा। अब दोनों ऑप्शन में दे दिया है, तो क्या मारेंगे? गोल्ड। सही है। क्यों नहीं मारेंगे प्लेटिनम? प्लेटिनम ज्यादा कठोर होता है। एक बात बताओ, उभयधर्मी ऑक्साइड अगर तुमको पूछता है, रुक जा, उभयधर्मी ऑक्साइड का थ्योरी क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन है? Al2O3, ZnO,
आप PbO2 ना, ZnO आप PbO2। अब ऑप्शन आपको दे देगा, बताओ कौन है उभयधर्मी ऑक्साइड, कौन है। एक ऑप्शन दे देगा अल्मुनियम और दूसरा ऑप्शन दे देगा जिंक। क्या मारिएगा? अल्मुनियम। जबकि है तो दोनों ना, लेकिन मारना क्या है? अल्मुनियम। जल्दी लिख। बढ़िया हो रे, अरे बढ़िया हो रे। ये लिखा कि ना, दोनों ऑप्शन में रहेगा अल्मुनियम। एक आर्द्र दिन में आहा हाइड्रोजन क्लोराइड, आहा कौन गैस? HCl। गैस के विचरण के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली, कौन क्लोराइड? कैल्शियम क्लोराइड से गुजारा जाता है। रक्षित नली के लिए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य क्या है? बताए थे तुमको, बताओ जल्दी से। H2SO4, कैल्शियम क्लोराइड और सिलिका जेल। ये क्या है? नमी अवशोषक है। ये दोनों का ट्रांसफार्मर में यूज होता है। नमी अवशोषक है। क्या है ये? बता आंसर क्या होगा? C4 कैट हो जाएगा आंसर। शुरू में लिखा दिए थे, हम बार बार कहते हैं दोस्त मेरे, पहले सेकंड से जुड़िए। कल आपका लास्ट क्लास होगा। टुमारो इज द लास्ट क्लास। आप चिल्ला सभी बच्चे एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर को जब आप पलटिएगा तो आपको 60% क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स मिलेगा। रेलवे में लगभग 35% क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री। इसी में थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है, और 10 से 15% क्वेश्चन फ्रॉम बायो। लेकिन बायो भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक आध नंबर कभी कभार गड़बड़ा देता है। बायो ऐसा सब्जेक्ट है चलाना कि एक बार जो क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, दोबारा उसको देखने की आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी। अब गाजर में विटामिन ए होता है, अगर आप पढ़ने की जरूरत है। पोलियो वायरल डिजीज है, एड्स वायरस से फैलता है। ये सब दोस्त मेरे बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका मेन पेपर है रेलवे के लिए वो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगला बता। एंड द नेक्स्ट वन इज, हमारे शरीर में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हम सबको बताते हैं। बताओ आंसर क्या होगा इसका? ये 2 किडनी है, किडनी से कौन? मूत्रनली। ये दोस्त मेरे किडनी हो गया, ये क्या हो गया? जिसकी संख्या कितनी है? 2। इसको कहते हैं मूत्र नली, या मूत्र नली की संख्या भी कितनी है? 2। इसको कहते हैं क्या? मूत्राशय। मूत्राशय की संख्या 1। ये तो सबको पता है, एगो होता है मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग को क्या कहते हैं दोस्त मेरे? मूत्रमार्ग कई गो है? एगो। अपने अपने हिसाब से लिख लो जल्दी। अब यहां पर चला वो क्वेश्चन फंसता है, जल्दी लिख पहले तब बताते हैं। अरे लिखा नहीं? लिखा। आपको क्वेश्चन पूछता है कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे स्पर्म और मूत्र दोनों निकलता है? मूत्रमार्ग की मूत्रनली? कौन? मूत्रमार्ग। आंसर बता क्या होगा? वृक्क, तब मूत्रनली, फिर मूत्राशय और फिर मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग ही हो गया आपका पेनिस। ये क्वेश्चन चला अधिकतर पूछता है किससे दोनों साथ में निकलता है? क्या कहेंगे? मूत्रमार्ग। किससे? मूत्रमार्ग से कि मूत्रनली से? मूत्रनली से केवल और केवल क्या निकलता है? मूत्र। अगला, मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार। वृक्क बोले तो कौन? किडनी। वृक्क बोले तो किडनी की सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। अब बताओ क्या कहता है? वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है। सही बात की गलत बात? एकदम सही बात है। बोमन संपुट से निष्पादित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है और वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। दोनों वृक्क के लिए सही है।
आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। वृक्क जो है चला छान कर फिर से धमनी में वापस कर देता है। अब वृक्क के सूक्ष्म इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। और वृक्क मेनली किसका अपशिष्ट, कौन सा अपशिष्ट निकालता है? यूरिया। कौन निकालता है? कहता है एक व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन प्रोटीन निकाल रहा है, चला इसी से नहीं यूरिया बनता है। इसी से क्या बनता है? यूरिया। प्रोटीन ज्यादा मात्रा में ले रहा है, वह अधिकांश उत्सर्जित क्या करेगा? एमिनो अम्ल की यूरिया क्या करेगा? लिखिएगा, लिखिएगा प्रोटीन एमिनो अम्ल और यूरिया। प्रोटीन एमिनो अम्ल और यूरिया। प्रोटीन एमिनो अम्ल और यूरिया लिखे। भाई देखो इस क्या मामला है इसका, इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज करता है। बहुत लोग अमीनो अम्ल मार देते हैं, बहुत लोग क्या मारते हैं? यूरिया। प्रोटीन की अगर बात करोगे तो अमीनो अम्ल से क्या बनता है? प्रोटीन। अब फिर प्रोटीन से किसका निर्माण होता है? यूरिया का। रुक जा रुक जा रुक जा। तो अगर कोई खा रहा है तो क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? प्रोटीन। तो प्रोटीन खा रहा है तो इसको क्या मिलेगा? यूरिया। अगर एमिनो अम्ल खाता तब क्या मिलता? क्या मिलता? प्रोटीन। अब बताओ आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर? यूरिया। अब मूत्र में गंध किसके कारण? मूत्र मछली में गंध जो होता है किसके कारण? अमोनिया। यूरिक अम्ल कहां पाया जाता है रे? जोड़ों में। जोड़ में पाया जाता है कौन अम्ल? यूरिक अम्ल। अब मूत्र में गंध, मछली में गंध किसके कारण? अमोनिया के कारण। अमीनो अम्ल से क्या बनता है? प्रोटीन। प्रोटीन से फिर क्या बनेगा? यूरिया। तो खाली प्रोटीन पाउडर पियोगे तो मुतोगे क्या? यूरिया। यूरिया में अधिकतर क्या पाया जाता है? अमोनिया। अमोनिया के कारण ही उसकी गंध तीक्ष्ण होती है। कैसी होती है? अगला, मानव वृक्क में वृक्काणु नेफ्रॉन के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंट या निस्पंदन आप कह सकते हैं से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है? देखो चला, जहां जहां लवण होगा ना, लवण का अवशोषण लिख लेना। वृक्क वृक्क लवण का अवशोषण नहीं करता है। वृक्क लवण का अवशोषण नहीं करता है। वृक्क लवण का अवशोषण करता है कि नहीं करता है? वृक्क लवण का अवशोषण नहीं करता, बाकी सभी चीजों का करता। लवण और लवक में अंतर है। लवण बनता है जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, तब क्या बनेगा? लवण और जल। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, क्या बनेगा? लवण और जल। लवक की अगर बात करोगे ना, तो लवक कितने प्रकार के? कौन कौन? लवक को प्लास्टिड भी कहते हैं ना। लवक बोले तो प्लास्टिड। बता, एक होता है क्रोमो, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, और दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। नाम सुने हो? क्रोमोप्लास्ट किसके लिए? रंग के लिए। रात में भी आया था ये क्वेश्चन। ल्यूकोप्लास्ट भोजन संग्रह के लिए, क्लोरोप्लास्ट भोजन निर्माण के लिए। जल्दी लिख, निर्माण के लिए। क्रोमो रंग के लिए, ल्यूको याद ना रहे ना चला, तो क्रोम का मतलब भी रंग होता है। क्लोरोप्लास्ट तो सबको पता है प्रकाश संश्लेषण में, तो प्रकाश संश्लेषण में इसका मतलब ये भोजन निर्माण की संग्रह, निर्माण। ल्यूकोप्लास्ट भोजन संग्रह। क्रोमोप्लास्ट किसके लिए? रंग के लिए। अब बताओ चला, चाहे पुनः अवशोषण किडनी किसका कर लेता है? जहां जहां लवण है वहां वहां नहीं होगा। तो आंसर बता क्या होगा? ए की बी की सी? जल्दी बता। अब सर यहीं बैठिए 1 मिनट। बैठो बैठो 1 मिनट। अब चला, इसके आधार पे जब आप आंसर मारिएगा तो आप क्या मारिएगा?
क्या मारिएगा? सी। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसका आंसर जो है सी नहीं होगा, ग्लूकोज दिया है, जल दिया, देखो कॉमन है ग्लूकोज जल, एमिनो अम्ल दिया है, और यहां लवण और प्रोटीन दिया है। लवण और क्या दिया है? तो चला प्रोटीन को तो छान के अलग कर देता है, उसी से तो यूरिया बनता है। अभी तुरंत तो तोरा बताए हैं प्रोटीन से ही क्या बनता है? यूरिया। तो यहां पर चूंकि लवण की थोड़ी सी मात्रा अवशोषित हो जाती है, इसलिए यह आंसर नहीं होकर के आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये दोनों इसलिए छटेगा क्योंकि लवण है, और ये दोनों में ये इसलिए छट जाएगा क्योंकि प्रोटीन तो निकल कर बाहर आ जाता है, यूरिया बन जाता है। उलंडे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। लवण की कुछ मात्रा अवशोषित होती है। यहां अगर प्रोटीन नहीं होता तब तो यही आंसर हो जाता। एग्जैक्ट आंसर इसका होना चाहिए था प्रोटीन, जल और एमिनो अम्ल। क्या होना चाहिए था? प्रोटीन, जल, एमिनो अम्ल। देखो यहां जल तो है, यहां ग्लूकोज दे दिया है, यहां भी ग्लूकोज दे दिया है, और यहां आंसर एक्चुअल में होना चाहिए ग्लूकोज, जल और अमीनो अम्ल। यहां देखो ग्लूकोज दिया है, बसा दे दिया है, यहां ग्लूकोज दिया है, जल दिया है, एमिनो अम्ल नहीं देके क्या दे दिया? प्रोटीन। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ग्लूकोज, जल और क्या? अमीनो अम्ल। इसका एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? ए की बी की सी? बी फॉर बॉल। अब बताओ प्रोटीन से क्या बनता है? यूरिया। अब प्रोटीन खुद किससे बनता है? एमिनो अम्ल से। किससे बनता है? अब मूत्र मार्ग और मूत्र नली में अंतर है? मूत्र नली एगो कि दूगो? अरे चुट्टा देखो, अभी तुरंत थोड़ा पढ़ाए हैं रे। मूत्र नली काय गो? दूगो। मूत्र मार्ग काय गो? स्पर्म और मूत्र दोनों कहां से निकलता है? मूत्र मार्ग। एक में तो कंफ्यूजन है। क्लियर है? कल हम लोगों का सबका लास्ट क्लास होगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। आज सेकेंड लास्ट क्लास क्या? बैठ जाओ, और 2 चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। कितना चैप्टर? 2। डाटा इंटरप्रिटेशन चलेगा ना? देखो यहां क्वेश्चन पे आ जाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? क्वेश्चन दिख रहा है सबको? क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ध्यान से। इसमें नहीं पता चलता, ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें नहीं पता चल पाता कि कौन कितना परफेक्ट है यहां पर, इसीलिए इसका डेटा दे दिया है। ए का जो डेटा दिया है वो देखो डायमंड की तरह है, ये इसका वर्ग है और इसका ये ट्रायंगल है। तो ए का डेटा दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नांकित ग्राफ और तालिका 3 परीक्षा देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन का बिल्कुल आसान लेवल का क्वेश्चन पूछता है रेलवे, ठीक है? इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन रहता है। 3 परीक्षाओं, परीक्षा 1, परीक्षा 2, परीक्षा 3 में 3 व्यक्ति ए बी सी द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाते हैं। तालिका का अध्ययन करे और पूछेगा प्रश्न का उत्तर दे। ये ए है जो टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 दे रहा है। बी है टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 दे रहा है। सी है टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 दे रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि परीक्षा 1 और परीक्षा 2 दोनों के लिए पूर्णांक है 80, उसके बाद पूर्णांक 100 है परीक्षा 3 के लिए, तो सभी तीनों परीक्षाओं के प्रदर्शन को देखते हुए ए ने सी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए? तो ए का टोटल मार्क्स देख लो। टोटल मार्क्स टेस्ट में कितना आया? 45, 55 मिलकर 50 मिलकर के 95, 95 में 75 को जोड़ दोगे, क्या आ गया? 170। लेकिन आउट ऑफ टोटल कितना है? 80 मार्क्स, 80 मार्क्स, 80 80, और ये कितना मार्क्स का है? 100। तो 160 और 100 को जोड़ दोगे तो टोटल मार्क्स कितना आएगा? 260। प्रतिशत निकालोगे तो किससे गुना करोगे? 100। ये किसका प्रतिशत निकला? ए का। अब सी का प्रतिशत निकालते हैं। सी का देखो टोटल मार्क्स आ जाएगा 85,
85 में यहां पर 65 को जोड़ोगे 150 मार्क्स। कितना मार्क्स आ गया? 150। और 150 मार्क्स जो आया है इसमें भी इसका टोटल मार्क्स 80, 80 और 100 है। क्या ये 260 होगा क्या? और इसको भी किससे गुना कर दोगे? 100 से। अब इसी दोनों का बोला है अंतर निकालने। ये बताओ, यहां भी 260, यहां भी 260, यहां भी 100, यहां भी 100। सिर्फ और सिर्फ जो हमें निकालना पड़ेगा, यहां पर पहले 0 को काट दो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 170 में से 150 को घटा दोगे तो क्या आएगा? 20। 20 बटे नीचे में क्या आ गया? 26। और गुना किससे कर दोगे? 10 से। क्या यही हमारा उत्तर आएगा क्या? ये 13 बार में कट जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा। 100 बटे 13 आ गया, 13 सते 91, 7.9/13% दोनों का क्या आ जाएगा? उत्तर। ऑप्शन में देखोगे तो ये पॉइंट में दिया हुआ है, लेकिन हमें पता चल जाता है पॉइंट में भी दिया रहता है। तो 7.69% क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। ए ने टोटल मार्क्स कितना लाया? 45, 50, 75, 170। कितना में? 260 में। गुना कर दोगे 100, ए का मार्क्स आ जाएगा प्रतिशत। सी का मार्क्स आ जाएगा, टोटल मार्क्स को जोड़ोगे ये आ जाएगा 150। टोटल मार्क्स कितना है? 260। गुना किससे कर दोगे? 100 से। 100, 260, 100, 260 कॉमन आ जाएगा। हालांकि 0 हमने काट दिया है। 170 और 150 का अंतर 20 आ जाएगा। 20 बटे 26 गुना 10 करोगे, आंसर आ जाएगा दोनों का अंतर। चले आगे, देखो दूसरा नंबर का क्वेश्चन। नीचे दिए गए ग्राफ और तालिका जनवरी से अप्रैल 4 महीने में दो सेल्समैन श्रीमान पी और श्रीमान क्यू द्वारा बेची गई इकाइयों को दर्शाती है। ग्राफ और तालिका का अध्ययन कीजिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहा जा रहा 4 महीने के दौरान श्रीमान पी और श्रीमान क्यू द्वारा बेची गई कुल इकाइयों को संबंधित अनुपात ज्ञात करना है। पी जो है श्रीमान पी, ये देखो खाली वाला, और ये भरा हुआ किसका ग्राफ है? क्यू का। तो पी का अगर जोड़ोगे तो बोलोगे 80 प्लस 30 मिलके 110, 110 में 50 जोड़ोगे 160, 160 में 90 को जोड़ोगे क्या आ जाएगा? 250। क्यू वाले को भी जोड़ दो, 60, 40 मिलके 170, 170 में 60 को जोड़ दोगे 230। अब इसका अनुपात पूछ रहा है, बताओ आंसर क्या आ गया? 25:23। नहीं, आसान क्वेश्चन है, भारी क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन पूछता है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखो। निम्नांकित पाई चार्ट एक पावर बैंक के निर्माण में किए गए व्यय के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए, उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखो ये उत्पादन है 30%, परिवर्तन में 8% खर्च हो रहा है, सामग्री लागत में, प्रत्यक्ष सामग्री लागत में 24%, प्रत्यक्ष श्रम लागत में 28% और विज्ञापन में 10%। यानी कुल व्यय इसका 100% होगा। कुल व्यय कितना प्रतिशत? और उस 100 में उत्पादन है 30%। क्वेश्चन में बोला 100 पावर बैंक, यदि 100 पावर बैंक निर्मित किए जाते हैं और उसकी कीमत लागत है 50,000, तो पावर बैंक का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि निर्माता 50% का लाभ कमा सके? लागत जो है ये उत्पादन लागत होना चाहिए, ये कितना है? 50,000। 100 पावर बैंक है तो एक पावर बैंक का दाम कितना होगा? 500। 50,000 को 100 से भाग लगा दोगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि तो पावर बैंक का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन में देखोगे तो ये देखो छोटा नंबर आ गया। तो एक पावर बैंक का अगर उत्पादन लागत है 500, तो बताओ टोटल लागत क्या आ जाएगा? तो बोलोगे उत्पादन लागत अगर 500 है, जो हमारे पास क्या है? 30%। तो 100% बराबर क्या आ जाएगा? बोलोगे 30% अगर 500 है तो 100% बराबर आएगा 500 बटे 30, गुना क्या कर दोगे? 100। तो ये हो गया टोटल इसका खर्च लागत।
टोटल इसका लागत क्या आ गया, 500 बटे 30 गुना 100। बात पे ध्यान दो, 100 पावर बैंक है, कितना रुपया खर्च हो रहा है, 50,000। तो एक पावर बैंक पे कितना खर्च होगा, 500। एक पावर बैंक पे 500 रुपया, ये पूरा नहीं है, इसमें से कह रहा है उसकी कीमत लागत। हालांकि यहां पर इसको और क्लियर देना चाहिए था, उत्पादन लागत देना चाहिए था। कीमत लागत ये कितना है, 30%। उत्पादन कितना है, 30%। तो यही 30% है, लेकिन व्यय तो पूरा 100% है ना जी। अलग अलग तरह से व्यय होता है। इस पेन को खर्च करने में, पेन को बनाने में 30 रुपया खर्च हुआ, पेन का विज्ञापन करने में 10 रुपया खर्च हुआ, इस पेन का जो प्रत्यक्ष श्रम लागत है उसमें 28 रुपया खर्च हुआ, प्रत्यक्ष सामग्री जो अलग अलग मंगाया गया उसमें 24 रुपया खर्च हुआ, कुछ इसमें परिवर्तन करना हो उसमें 8% का खर्च हुआ। मान के चलो कि 30 रुपया का ही लागत पड़ा है, लेकिन सब कुछ पैकेजिंग वगैरह करके ये कितना रुपया का पड़ जाएगा, 100 रुपया का। कितना रुपया का पड़ जाएगा, बात समझे। तो यहां पर ध्यान से सुनो कि यहां पर कहा जा रहा है कीमत लागत 50,000 है, तो एक का लागत क्या आ जाएगा, 500। अगर एक का लागत 500 आ गया है जो 30% के बराबर होगा, उत्पादन यहां पर लिख लो कीमत लागत के जगह पे, उत्पादन लागत। उत्पादन पर जो लागत है इसका, उससे क्लियर हो जाएगा, 30% है जो बराबर किसके आएगा, 500 के। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, 100%। और 100% बराबर 500 बटे 30 गुना क्या हो जाएगा, 100। जैसे ही हमें लागत मूल्य पता चल गया, क्वेश्चन में कहा जा रहा 50% लाभ कमाना है, या तो 0 0 काट दो, ये हमारे पास क्या आ गया, 5,000 बटे 3 रुपया। 50% लाभ कमाना है, 50% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या आता है, प्रॉफिट कमाएगा तो क्या किससे गुना करोगे, तो लाभ कमाने के लिए हम इसको किससे गुना कर देंगे, 3/2 से। तो विक्रय मूल्य पता चल जाएगा, 3 से 3 कट गया, 2 से ये कट गया, कितना बार में बोलेंगे, 2500 बार में। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, टोटल 2500। चले आगे, इसमें टाइम मत लगाओ, बढ़े आगे। निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2007 से 2012 के अवधि के दौरान एक कार निर्माण कंपनी द्वारा अर्जित वार्षिक ब्याज को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में वार्षिक लाभ प्रतिशत का ग्राफ दिए गए सभी वर्षों में वार्षिक प्रतिशत के औसत के निकटतम था। औसत के निकटतम था, औसत निकालोगे, ये लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, इसका औसत निकालोगे, जोड़ दो सबको, जोड़ने आता है ना, 55 45 100, 55 45 100, 60 40 100 100 मिलके 200, 270, 270 में 65 को जोड़ दोगे 335। टोटल है 1 2 3 4 5 और 6, 6 से भाग लगाओ, 6 पंचे 30, लगभग 6 6 के 36। तो ये किसके नजदीक है, 55 के। तो 56 किसके नजदीक है, 55 के। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, 2008। यही हमारा उत्तर हो गया। रेलवे का डेटा इंटरप्रिटेशन, एसएससी का डेटा इंटरप्रिटेशन बिल्कुल आसान होता है। बैंक का डेटा इंटरप्रिटेशन एक दे देंगे तो अगले 45 मिनट में 4 क्वेश्चन सॉल्व होगा, बात समझे। इसलिए उसका लेवल और इसके लेवल में जब का फर्क है। ये आसान, एकदम आसान आसान क्वेश्चन पूछता है। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला है, इसमें हम कोशिश ये किए कि जो बहुत हार्ड है वो क्वेश्चन देने का, उसमें भी हार्ड नहीं हो पाया, समझे। देखो यहां, कंपनी के व्यय में निम्नलिखित तालिका एक कंपनी द्वारा 5 वर्ष के दौरान विभिन्न मदों पर किए गए व्यय को दर्शाती है। व्यय की मदें 2007 में 2017 में वेतन पर 361, 93 83 कर पर, विज्ञापन पर 142, 52 पर ऑफर एवं प्रमोशन। ये 2017 से लेके कहां तक का डेटा दिया हुआ, 2021 का। ये टोटल व्यय है, ये टोटल इसका व्यय है, अलग अलग चीज पे व्यय है, वेतन पे, परिवहन पे, कर पे, विज्ञापन पे, ऑफर एवं प्रमोशन पे। तो
तो 2017 के कंपनी का कुल व्यय 2021 के इसके कुल व्यय के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर था? तो 2017 का और 2021 का कुल व्यय बोला है ना, तो कुल व्यय बोला है तो जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दो। 360 में 90 को जोड़ोगे 450 आएगा। देखो कैसे जोड़ते हैं, बात पे ध्यान दो। 360 लिए, एक छोड़ दिया ना, 360 में 90 जोड़ोगे 450 आ जाएगा। बोलो 450 आ गया। यहां से 50 ले लो, 500 आ गया। क्या आ गया? 500। 500 में 140 को जोड़ दो, ये आ जाएगा 640। 640 में 80 को जोड़ दो, 720। इसके अलावा 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11। क्या 720 में 11 को जोड़ दोगे तो क्या 731 आएगा? क्या इसको जोड़ो, 650। 650 ले लो और ये हमारे पास 75 ले लो। 650 75 को ले लोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 725। 725 में 100 को ले लो, 825। 825 में 100 को ले लो, क्या आ गया? 925। 925 में 100 को ले लो, 1025। यहां से हम लोग क्या लिए थे? 650, तो 2 बचा, 1025 है। 11 और 2 मिलके 13। 13 और 32 को जोड़ दोगे 45। 45 1 46। तो कितना हो गया टोटल? 1025 में 46 को जोड़ोगे, 1025 से ना आया था जी, 46 को जोड़ दोगे तो 4 2 6 1 7। क्या ये हमारे पास 1071 आ गया? क्या अब यहां पर दिमाग ये लगाएंगे कि 61% का भी हो सकता है क्या? काहे? लगभग ये 1000 के पास है। लगभग कितना के पास है बताओ? 55% अगले जन्म भी होगा क्या? अरे 1000 के पास है, ये लगभग 700 के पास। 1071, 731, तो लगभग 70% के आसपास नहीं हुआ जी? तो इसको पूरा बनाएंगे क्या बताओ? नहीं तो बैठ करके बनाओगे तो इसको 100 से गुना कर दो, आराम से डिवाइड करके देखो, यही आ जाएगा 71%। अब ऑप्शन में अगर ऐसे रहता, नहीं 70.34%, 71.23%, 71.74%, तब क्या करना पड़ता? इसको बनाना पड़ता। लेकिन अभी बनाने का कोई जरूरत है ही नहीं। या तो जोड़ लो, जैसे जिसको जैसे आता है जोड़ने, कोई जरूरी नहीं है कि मेरे ही तरीके से जोड़ो, जैसे जिसको आता है जोड़ने उस तरीके से जोड़ सकते हो, जितना स्पीड में जुट जाए। बस कितना आ गया? 68% आ गया। कितना आया था टोटल जोड़े थे तो? 731, 1071, 731, 1071 से करोगे तो सबसे पहले तो ये बताओ, 10 सत्ते 70, 7 सत्ते 49, 4, ठीक है, 10 सत्ते 70, ठीक है। 6 बार में करो, 6 इकाई 6, 6 सत्ते 42, 4 आ गया, 10 छाके 60, 60 में जोड़ दोगे किसको? 4 बचा था ना, 60 में 4 को जोड़ो 64, ये हमारे पास आ गया 4। 10 में से 2 को घटाओगे 8 आएगा, ये हमारे पास 72 में से 64 को घटा दोगे 6 2 8 आ गया। 10 अट्ठे, हाँ ये 68 आ गया, 68 आ गया है। 10 अट्ठे 8 इकाई 8, ठीक है, 8 सत्ते 56, 5, 10 अट्ठे 80, 80 और 5 मिलकर के 68 दशमलव समथिंग आ गया। हाँ चलो इसको जो है ये गलती हो गया, यहाँ पर 68 दशमलव समथिंग आ जाएगा। 1 अट्ठे 8, 8 सत्ते 56, 5 आ गया, 10 अट्ठे 80, 80 और 6 को जोड़ोगे 86। अब 68 दशमलव समथिंग आएगा तो 68 के ज्यादा नजदीक हुआ, 71 के ज्यादा नजदीक नहीं हुआ, ठीक है। 70 के आसपास आता तो 71 लिख सकते थे, लेकिन ये 68 आ गया, ठीक है। हो गया? ये क्या दे दिया है जी? ग्राफ है, इरेजर बॉक्स की संख्या दिया हुआ 2016 से 2021 तक, 2016 से 2021 तक, 2018 से 2020 तक बेचे गए इरेजर बॉक्सों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 2018 में डेटा है 35 और 2021 में डेटा क्या है? 2021 है, 2020 में डेटा है 55। बोल रहा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? प्रतिशत का पूछा है तो बताओ, 20 का वृद्धि हुआ है कितना में? 35 में। 5 सते 35, 5 चौका 20, क्या 1/7 का ये 4 गुना है क्या?
तो 1/7 का 4 गुना है 57%, इसका उत्तर हो जाएगा 14.2/7 को किससे गुना करोगे? 4 से। 14 चौका 56, 4 दूनी 8/7, 57.1/7% आ जाएगा। तो नजदीक में क्या आंसर आ जाएगा इसका? 57%। 55 35 से कितना बढ़ गया है? 20 बढ़ गया है। 20 बढ़ गया अगर 35 में, तो ये हो जाएगा 4/7। 4/7 का मतलब प्रतिशत में वैल्यू अगर 100 से गुना कर दोगे तो भी निकल जाएगा, नहीं तो 1/7 का 4 गुना होता है। 14.2/7% का 4 गुना कर दोगे। चले आगे, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। 7वां नंबर, निम्नांकित ग्राफ एक विशिष्ट वर्ष के दौरान 5 कॉलेज में पंजीकृत छात्रों की संख्या उत्तीर्ण छात्रों की संख्या को दर्शाता है। ये जानते हो, उल्टा दे दिया। ये उल्टा दे दिया। पंजीकरण वाला कम थोड़ी होगा, कम में उत्तीर्ण कैसे होगा ज्यादा? ये उत्तीर्ण वाला है, ये जो नीचे वाला है ये उत्तीर्ण है, बात समझे? और ये पंजीकरण वाला है। अरे उत्तीर्ण कैसे होगा? 100 लड़का पंजीकृत किया, उसमें 120 लड़का पास कर जाएगा, ऐसा होता है क्या? तो 120 लड़का पंजीकरण किया, उसमें 100 लड़का पास करेगा। ये यहां पर उल्टा दे दिया, इसको ठीक कर लो। पंजीकरण, ऊपर वाला पंजीकरण है, नीचे वाला उत्तीर्ण है। उसमें सभी कॉलेज में कुल मिलाकर पंजीकृत और उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात निकालना है। जोड़ दो सबको। देखो इस दोनों को जोड़ो, 52 48 को जोड़ोगे 100 आएगा, 45 55 को जोड़ोगे 100 आएगा, 100 100 मिलकर के 240 हो गया, तो पंजीकृत हो गया 240। इस दोनों को जोड़ोगे 80 आएगा, 80 40 मिलके 120 आएगा। इस दोनों को जोड़ोगे 80 आएगा, टोटल 200 आ गया। रेशियो निकाल दो इसका, 4 छाके 24, 4 पंचे 20। आंसर जो आ जाएगा वह क्या आ जाएगा? 6:5। सबको एक तरफ से जोड़ दिए पंजीकृत वाले को। अगला क्वेश्चन, निम्न तालिका 4 अलग अलग गांवों में व्यक्तियों की संख्या और उन गांवों में साक्षर और निरक्षर व्यक्तियों के अनुपात को दर्शाती है। ए गांव है, जनसंख्या 1500 है, साक्षर और निरक्षर का अनुपात दिया हुआ है। बी में 4000 है, साक्षर निरक्षर का अनुपात दिया हुआ है। सी में 3000 है, साक्षर निरक्षर का अनुपात दिया हुआ है। डी में 5500 है, साक्षर निरक्षर का अनुपात दिया हुआ। सभी 4 गांवों में कुल मिलाकर के साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है? कुल मिलाकर के साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत। हम साक्षर व्यक्तियों की संख्या निकाल लेते हैं। देखो 3 2 5 तिया, 3 2 5 5 तिया, क्या 2 तिया 600 आएगा क्या? बोलते चलो, 11 9 20, 20 दूनी 40, क्या 11 दूनी 2200 आएगा क्या साक्षर? 13 2 15, 15 दूनी 30, 200 आ गया 1 यूनिट, तो 13 दूनी 2600 आ जाएगा साक्षर। 4 1 5, 11 5 55, तो 11 चौका क्या आ जाएगा? तो 4400 आ गया साक्षर। तो टोटल साक्षर की संख्या को गिन लो, 6 4 10 2 12 2 1400, 1400 ये हमारे पास आ गया 1000, तो 1000 आ गया हमारे पास कितना? 2400, ठीक है। ये हमारे पास 6 4 10 2 12, ठीक है। 6 2 8 2 10, 10 4 14, 14 1 15, ज्यादा हो गया, 15200 है ना। 6 4 10 2 12, ओहो एक सेकंड रुको रुको, वहां पे 6000 नहीं, ये 600 है, 600 है 600, ठीक है। यहां पर हमारे पास कितना है? 600। अब इसको जोड़ो, यहां पर गलती हो गया, बताओ क्या होगा? अब देख लो, 6 4 10 2 12 6 18, ठीक है। 4 1 5 2 7 2 9, क्या आ गया? 9800। तो टोटल आ गया साक्षर कितना? 9800। बट्टी जोड़ो इस दोनों को, 7000 7000 मिलकर के कितना आ गया? 14000। गुना किससे कर दोगे? 100 से। 0 0 0 0 0, 14 सते 98। आंसर क्या आ गया? 70%। ऑप्शन नंबर डी। सारे साक्षर को एक साथ जोड़ दोगे, टोटल आ जाएगा 9800। कुल जनसंख्या में पूछा प्रतिशत कितना होगा, तो कुल जनसंख्या में प्रतिशत निकालने के लिए सारे जनसंख्या को एक साथ जोड़ दोगे, नीचे रख दोगे 14000, 9800 का प्रतिशत निकाल लोगे, ठीक है। हो गया।
बहुत बढ़िया, आगे चले, बोलो। किया गया पाई चार्ट, दो बैंक ए और बी द्वारा वर्ष 1 से लेकर 5 की अवधि के लिए जमा पर ब्याज दरों की पेशकश करते हैं। तीसरे वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि में क्या अंतर होगा? 1, 2, 3। तीसरे वर्ष के राशि में क्या अंतर होगा? यदि वर्ष के शुरुआत में एक व्यक्ति ने बैंक में ए के बजाय बैंक बी में 23 लाख रुपया जमा किया था। दो बैंक है, पहले वर्ष में बैंक ए बैंक बी, बैंक ए बैंक बी, तीसरे वर्ष भी बैंक ए बैंक बी। बैंक ए 8.5% का ब्याज देता है और बैंक बी 10% का ब्याज देता है। तो बताओ दोनों में अंतर कितना प्रतिशत हो जाएगा? 1.5%। कितना प्रतिशत? 1.5% निकाल दोगे किसका? 23 लाख का। 23,100,000 को 23 लाख बोलते हैं। 1.5% निकालने के लिए दशमलव को 2 जीरो से हटा दो, एक दशमलव को यहां से खत्म कर दो। ये प्रतिशत था, 2 जीरो से हट गया, दशमलव से 1 घट गया। 15 दूनी 30, 15 दूनी क्या आ गया? 30, 15 तिया 45, 30 4 34,500। यही हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ 1.5% निकालना था। ब्याज ए दे रहा है 8.5% का और बी दे रहा है 10% का। दोनों का अंतर कितना प्रतिशत हो जाएगा? 1.5%। और यही 1.5% निकालोगे 23,100,000 यानी 23 लाख का। तो 23 लाख का 15 से गुना कर दो, 15% से 34,500 आ जाएगा। ठीक है, चले आगे। लास्ट क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है क्या कि नीचे दिए गए वर्षों की किस जोड़ी में योग्य उम्मीदवारों के प्रतिशत में कम अंतर था? 2001 से लेकर के 2006 तक का डेटा दिया हुआ है। 34, 48, 59, 60, 40, 68, 78। बोला किस जोड़ी में योग्य उम्मीदवार की प्रतिशत में कम अंतर था? ऑप्शन देखो, 2003 2004 में, 2003 2004 में कितना का अंतर है? 1। तो 1 से तो कम वाला कहीं अंतर है ही नहीं। देखो कहीं कम अंतर वाला है, ये 14 हो गया, ये कितना हो गया? 15। ये 14 का अंतर, ये 15 का अंतर, ये कितना का अंतर? 1 का अंतर, ये 20 का अंतर और ये 38 का अंतर। तो सबसे कम अंतर वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे कम अंतर वाला वर्ष कौन सा हो जाएगा? 2003 से 2004। अगला क्वेश्चन देखो, निर्देशांक ज्यामिति। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने आता है? एक तरीका यहां पर हम समझा रहे हैं, बात पे ध्यान देना थोड़ा सा। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3 शीर्ष दिए हुए हैं, 3 - 2, 2 - 3, P - 4 और इसका क्षेत्रफल क्या है? 8। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक तरीका हम यहां पर बताते, लिखोगे हाफ इंटू, बात पे ध्यान देना, इसका क्षेत्रफल 8 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू 3 और -2 ऐसे लिखना। उसके बाद लिखोगे 2 - 3, उसके बाद लिखोगे P - 4। ठीक है, और एक बार जो है यहां पर से हम इसको हटा करके एक बार हम फिर से लिख देंगे 3 - 2। ठीक है, बात पे ध्यान दो। अब बोलोगे गुना कैसे करना है? हमने क्या किया? निर्देशांक, पहले x लिखा, फिर y, फिर x लिखा, फिर y लिखा, फिर x एक्सिस वाला लिखा, फिर y एक्सिस वाला, और जिसको हमने पहले लिखा था उसको फिर से एक बार रिपीट करके लिख देंगे। जिसको इच्छा करे, अगर इसको पहले का लिखने का इच्छा है तो इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बार लास्ट में उसको फिर से रिपीट करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ध्यान से सुनो। इसको हाफ लिखोगे, मल्टीप्लाई देखो कैसे करते हैं। 3 को -3 से गुना करो, -3 तिया 9, -9 आया, 2 चौका -8 आया, P गुना 2 -2P आ गया। बोला आ गया। अब फिर यहां पर करोगे माइनस, इसके बाद अब देखो 2 दूनी 4, क्रॉस उल्टा गुना करो, इसके x से इसके y को गुना करो, 2 से गुना करोगे तो क्या आएगा? -4। क्या ये -3P आया? क्या ये हमारे पास -12 आया क्या? और इसको हम मॉड में रखे हुए हैं। ये जो साइन है ये किसका साइन है? मॉड का। मॉड का साइन इसलिए है कि अगर अंदर में निगेटिव भी आ गया तो बाहर आकर के क्या होगा? पॉजिटिव। तो यहां पर देखोगे ये आ गया 9 8 17, -17 हो गया, -2P। ये आ जाएगा 12 4 16, ये कि ये प्लस हो गया। एक बार हम इसको फिर से लिखते हैं, ये हमारे पास आ गया -17 -2P, -12 4 16, अब माइनस माइनस प्लस, ये 16 आ गया, अब फिर माइनस माइनस प्लस 3P आ गया। ठीक है, और इसका जो हाफ हो जाएगा वो किसके बराबर होगा? 8 के। हम क्यों ना इस हाफ को बराबर की इस तरफ भेज दें, हाफ को इसके बराबर
के इस तरफ भेजोगे तो 8 दूनी 16 आ जाएगा। 3p में से 2p को घटाओगे 1p, 16 में से 17 को घटाओगे -1, तो ये हमारे पास p माइनस क्या आ गया है 1, और p माइनस 1 बराबर अगर हमारे पास आया है 16, तो बताओ कि p का जो मान आ जाएगा, क्या 16 प्लस 1 मिलके 17 आएगा क्या? तो आंसर जो हमारा आ जाएगा p का वो क्या आ जाएगा b। जिसको इच्छा करे उसको लिख सकते हो। 2 माइनस 3 लिखना है पहले तो लिखो 2 माइनस 3 को ही, लेकिन बाद में इसको रिपीट करके एक बार और लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। और चतुर्भुज के साथ भी हम लोग यही करेंगे, चतुर्भुज के साथ भी हम लोग यही तरीका यूज करेंगे इसका क्षेत्रफल निकालने में। एक त्रिभुज है, एक क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है इसका 3 शीर्ष दिया हुआ, 1 2 3 4 -2 और -3, तो ये बताओ कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे? इधर लिख लिए हो, इधर अगर लिख लिए हो तो इसको मिटाते हैं, बताओ इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। तो जिसको लिखना है तुम्हारा इच्छा, जैसे हमको इच्छा कर गया इस बार 3 4 लिखने का, लिख दिए 3 4, इसके बाद लिखे -2 और -3, फिर लिखे 1 और 2, और फिर से 3 4 को क्या किए हैं रिपीट करके लिख दिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9, -9 आ गया, 2 दूनी 4 और 1 चौका 4, और इसमें से हमें घटाना है, किसको घटाना? 4 दूनी 8 -8, 3 इकाई 3, 2 तिया 6, और ये मॉड के अंतर्गत आ जाएगा। इसको गुना किससे करोगे? आधे से। तो 4 से ये 4 चला गया, -9 आ गया, 8 3 11, -11 प्लस 6 मिलके -5, माइनस माइनस +5, तो 5 में से 9 को घटाओगे तो -4 ना आ गया जी। अरे -4 आया कि नहीं आया? लेकिन ये बाहर आएगा तो क्या बनेगा? 4, तो 1/2 को किससे गुना करोगे? 4 से। 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, उत्तर आ गया 2 इकाई, 2 वर्ग इकाई। तो जिसको भी पहले लिखने का है उसको एक बार फिर से रिपीट करके लिख देना, कोई भी एक टर्म घर पे जाकर के करना, 1 2 लिख करके फिर इसको एक तरफ से लिख करके फिर 1 2 लिख करके मल्टीप्लाई करोगे, आराम से इसका क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। चले आगे, देखो ये जो हमारे पास है ABCD चतुर्भुज है, क्या है? चतुर्भुज। शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C, शीर्ष D द्वारा गठित चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना। और इसमें भी हम लोग यही तरीका यूज करेंगे, दो अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ेंगे नहीं, इसको एक के बार में जोड़ देंगे। देखो कैसे, ये हमारे पास है 0 -2, B हमारे पास क्या है 2 -1, फिर क्या है 0 4, फिर क्या है -2 और 1, -2 और 1 और 0, और ये हमारे पास क्या आ जाता है -2। इसको हम पहले लिखे हैं उसको एक बार फिर से रिपीट करके लिख दिए, बोलो लिख दिए। अब यहां पर देखो, इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे हाफ इंटू मॉड, गुना करो 0 इकाई 0, 2 चौका 8, 1 0 0, 2 दूनी 4 प्लस 4 आ गया, माइनस 2 दूनी 4 माइनस में 4 आ गया, 1 0 0, 2 चौका 8 माइनस में 8 आ गया, और ये क्या आ गया? 0 आ गया। तो क्या ये 8 4 12 माइनस में आया? माइनस माइनस, तो यहां +12, यहां +12, 12 12 +12 बाहर आएगा मोड़ के, तो 24 ही रह जाएगा, +24 बाहर आएगा, 24 ही रह जाएगा, 1/2 से गुना कर दोगे, उत्तर आ जाएगा 12 वर्ग इकाई, ऑप्शन नंबर डी।
चले आगे, बढ़े आगे। तीसरा देखो यहां पर केंद्रक, केंद्रक जैसे ही पूछे तो केंद्रक अगर कभी भी पूछे, अगर x1 y1 निर्देशांक दिया हुआ है, x2 y2 निर्देशांक दिया हुआ है, x3 y3 निर्देशांक दिया हुआ, केंद्रक का फार्मूला हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 का 1/3, और दूसरा आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। तो हमारे पास दिया हुआ बिंदु 3, 3, 5 माइनस 7, 4, 10 माइनस 6 से बने त्रिभुज का केंद्रक। यहां पर है हमारे पास एक बिंदु है 3, 5, दूसरा बिंदु है माइनस 4, माइनस 7, 4, और तीसरा बिंदु है 10 माइनस 6। बिंदु का जो केंद्रक है, केंद्रक के बारे में कह दिया कि हमारे पास क्या है, k है और क्या है, 1 है। अब सोचो जब दूसरा निर्देशांक दिया हुआ है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 करना जरूरी है क्या? सिर्फ हम x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कर देंगे तो डायरेक्ट k का मान नहीं निकलेगा जी, और k का ही मान निकालना, a कहां से दे दिया, यहां पर ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसको देखो यहां पर 3 माइनस 7 प्लस 10 बटे क्या लिखोगे, 3, बाकी कुछ नहीं लिखना, ये बराबर किसके आ जाएगा, k के। तो 3 माइनस 7 बराबर क्या आ जाएगा, -4, -4 प्लस 10 मिलके क्या आया, 6, 6 का 1/3 करोगे तो क्या आएगा, 2, 2 बराबर किसके आएगा, k का। तो k का मान आ जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। यहां पर मिस्टेक हो गया है लिखने में, इसको लिख दो सी। सिर्फ k का मान निकालना है। केंद्रक का फार्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 उसमें सही है, ठीक है कोई बात नहीं। माइनस k है तो उसको भी ठीक करो, -6 होना चाहिए। ठीक है, k की जगह पे 6 लिख दो। तीसरा जो निर्देशांक है ना 10 माइनस k लिखा हुआ, वहां पर -6 होगा। हाँ, -1 से हमको लेना देना ही नहीं है, हमको किससे लेना देना है, k से। गलत हो दिया होगा, हमको कोई मतलब नहीं, k निकालना है। असल में निकालोगे तो निकाल दो इसको, 5, 4, 9। देखो यहां पर क्या लिखोगे, 5, 4, 9, 9 में से 6 गया 3, 3 का 1/3, दूसरा निर्देशांक क्या आएगा, 1 आएगा। यानी यहां भी ठीक कर लो अगर पीडीएफ में गलती लिखा हुआ है। 5 बार बोले कि ठीक कर लो, जहां जहां गलती लिखा हुआ, ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, और यहां पर k और 1 लिख लो। अब ठीक कर लो, देखो क्या